अपने कल कर लिया था बेटा, वहाँ तक कहाँ तक हुआ था? कल तो क्वेश्चन ही होता रह गया था। बाइसिंग दोनों, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग दोनों हो गया था ना। रिवर्स बाइसिंग के कंडीशन, हाँ क्वेश्चन था 3 वोल्ट इधर 0 वोल्ट इधर, बीच में बाइसिंग किया अगर रजिस्टेंस 2 ओम का दिया तो उसमें करंट पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? 0 होगा कि कुछ मिलेगा? फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मिलेगा बेटा, और रिवर्स में नहीं मिलता। रिवर्स में जीरो है। फॉरवर्ड में जो होता है हम लोग आइडियल मान के चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो जो आपका क्या जंक्शन होगा, ये जंक्शन जो होगा पीएन डायोड, उसके रेजिस्टेंस को जीरो कंसीडर कर लिया जाता है। तो उस केस में अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया है जंक्शन डायोड का, तो उस केस में उसे जीरो मान लेंगे। जो रेजिस्टेंस आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस से डिवाइड करके निकालोगे करंट। ऐसा है सर जी। थोड़ा फास्ट पढ़िए बेटा, ऐसे चीज़ पढ़ा सर जी सर। 3A2 है, 0 जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 3 वोल्ट का। ठीक, पावर बाइसिंग है तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर इसका जीरो रेजिस्टेंस मानते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है 3/2 कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा 1.5 R/2 रेजिस्टेंस। अरे आर की वैल्यू गिवन होगी ना, नहीं ये आर के लिख रहा है टाइम, ऐसे नुकसान ना किया करो यार। आर के टर्म में पूछा है, R/2 आर के टर्म में लिखेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी V/R होता है, तो V/R बाई कितना हो गया 2 ऊपर चला गया तो 2B/ कितना R। अब B की वैल्यू 3 है, 2 3 6 6/R एम्पियर हो गया। लेकिन ऐसा ऑप्शन में कुछ था नहीं, हम भी यही किए थे। तो आप ढूंढ लीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन लेके आया करिए। जी सर। वो क्या कह रहा है, आप क्या बोल रहे हो, तो उसमें बड़ा अंतर हो जाता है। एक पॉइंट अगर इधर से उधर हुआ तो मतलब बदल जाएगा। ठीक, जिनको जो डाउट रहा करे ना बेटा, वैसे समय कम है, डाउट रहा करे तो उसको क्वेश्चन लेके आया करिए। क्योंकि क्वेश्चन में आप कुछ और याद करके आएंगे, कुछ और होगा या कुछ बदल जाएगा तो उसका मीनिंग सारी बदल जाती है। ठीक, चलिए देखें, तो कंडीशन आपका हो गया था बेटा, बाइसिंग आपको बता दिए कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग आपका हो गया था, दोनों बता दिया था ना। फॉरवर्ड एक आता है, उसमें रिवर्स बाइसिंग बेटा ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ठीक, तो रिवर्स वोल्टेज जब हम इंक्रीज करते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो करंट आपके रिवर्स बायस करंट की वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक, क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो उस केस में जो इंक्रीज वैल्यू आपकी होती है, ठीक है, क्योंकि मेंटली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है जिस वोल्टेज पे, उसे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कह लेते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो जल्दी से थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज, अब अच्छा जब हम लोगों ने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखा था तो वहाँ पे वेरी स्मॉल था। रिवर्स बायस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस आपका होता है पीएन जंक्शन का, उसकी वैल्यू वेरी लार्ज होती है। क्या होगी उसकी वैल्यू, वेरी लार्ज होगी। हम लोग जनरल यूज़ करते समय जो रिवर्स बायस होता है तो इनफाइनाइट ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अदरवाइज जो रेंज लिया जाता है 10⁵ ओम के बराबर होता है। चाहे वहीं लिख लीजिएगा, रिवर्स बायसिंग में आपने लिखा था क्या, ऐसे लिख लीजिए, इन रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफर्ड, जैसे फॉरवर्ड में लिखा था ना, रिवर्स में कैलकुलेशन करते समय अगर नहीं दिया तो इनफाइनाइट लेंगे। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर वैल्यू दी गई है तो जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो लिखा आपने इन रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस ऑफर्ड आर की जो वैल्यू होती है वो 10⁵ कितना 5 ओम। 10⁵ क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 5, मतलब 1 लाख क्या ओम के बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग जब जनरल में यूज़ करते हैं तो इनफाइनाइट ले लिया जाता है। कितना ले लेते हैं यहाँ, इनफाइनाइट ले लेंगे बेटा। ठीक, आगे हेडिंग किया था अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिखिएगा द रिवर्स वोल्टेज। आप लोग यहाँ छोड़ के वहाँ काहे भाग गया बेटा, हैं? अरे एनर्जी नेसेसिटी नहीं है, हम लोग का इन्वेस्ट कराओ कि वहाँ तक चिल्लाना पड़े, हैं? बैठना चाहिए, कमजोरी आँख की रोशनी सबकी बढ़ गई है। चलिए लिखे, तो रिवर्स क्या लिखा है बेटा, लिखे रिवर्स वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर occurs
breakdown of semiconductor circuits are called breakdown voltage, are called breakdown voltage, are called breakdown voltage। पूरा होने दो तो बीच में मत बोल बेटा, अब खत्म। हाँ अमन क्या कह दिया? अच्छा चलो ठीक। क्या हो गया? देखो भैया समय बहुत कम है, स्पीड से ध्यान से सुनिए और स्पीड से लिखिए, नहीं तो पूरा नहीं होगा। वैसे ही एक महीना जो है डिले शुरू हुआ था, बीच में इतनी छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है। पिछली बार 14 जून से शुरू हुआ था, अब की बार 14 कितना जुलाई में हुआ था, 16 तक, ठीक। तो वैसे ही हम लोग लेट हुए हैं, ठीक। तो जब चीज़ें समझाई जाए केयरफुली सुन लिया करिए, समझ लिया करिए और क्या, ठीक, उसको लिख लिया करिए। चलिए कहाँ तक पहुँचे थे बेटा? निवस वोल्टेज एट विच ब्रेकडाउन ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स, ऑफ सेमीकंडक्टर अकर्स आर कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, आर कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। लिखिएगा। अब वैल्यू जो होगी आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए वो डिफरेंट, जितना थिकनेस ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका, डिप्लीशन लेयर का, वहाँ पे उतना ब्रेकडाउन करने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हाई होगी। जितना डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी बेटा, उतना आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो लिख लेना फॉर जर्मेनियम इट इज़ 25 वोल्ट एंड फॉर सिलिकॉन इट इज़ 35 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए बेटा वैल्यू हाई होती है, ठीक है। ठीक, तो जब हम जो रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस पे कोवैलेंट बांड सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, उस स्टैंड पे करंट की वैल्यू इमीडिएटली रिवर्स करंट की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो उसी जो इंक्रीज्ड वैल्यू आपकी होती है जिस वोल्टेज पे, उसी को हम लोग क्या नी वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कह लेते हैं, ठीक। चलिए इतना कर लीजिएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा ब्रेकडाउन। अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करके इमीडिएटली क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है, ठीक। हो गया। तो इसी पे जिस पोटेंशियल पे, ठीक, इसकी वैल्यू इमीडिएटली क्या हो जाता है, ये रिवर्स इससे वोल्टेज कहते हैं, रिवर्स वोल्टेज, ठीक। और ये रिवर्स करंट क्या करता है, रिवर्स करंट, ठीक। तो जिस पे आपकी इसकी वैल्यू इमीडिएटली इंक्रीज कर जाती है, जिस पे इसकी वैल्यू इमीडिएटली क्या करेगी आपकी, इंक्रीज कर जाती है, उसी को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है। होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाएगा, जिससे उन्होंने ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा। ये कंडीशन आपका होता है, क्या कहलाता है, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कह देते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। चलिए, जैसे पिछली बार चैप्टर का चैप्टर ये 2 चैप्टर का PDF दिलवाए थे, अगर हो पाए तो उसे दिलवा के और साथ में वही तो बात है, तभी बहुत सारी चीज़ें समझानी है, बात करें। वही बात करके इसे करवा दीजिए। नंबर वाले ही चैप्टर है ये, हो गया। आधे ज़्यादा टाइम तो लिखाने में चला जाता है ना। लिखिए, रहेगा तो इसे डायरेक्ट वहीं पे सब लोग अपना करेंगे। अब ऐसे सुन लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक आता है बेटा जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एवलांची ब्रेकडाउन। मतलब जिस वोल्टेज पे आपका क्या कर रहा है, क्या कोवैलेंट बांड ब्रेक करके करंट की वैल्यू इमीडिएटली क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। उसी को आपने कह लिया था क्या, ब्रेकडाउन, उसी को कहा था ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक। तो उसी के बेस पे यहाँ पे रिवर्स करंट की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं जंक्शन पे,
रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका कोवैलेंट पार्ट पहले इसको बहुत स्लोली करंट की वैल्यू इंक्रीज की है। ये करंट एक्सिस है, ये रिवर्स वोल्टेज है। जब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो वेरी स्लाइटली क्या हो रहा है, करंट में इंक्रीजमेंट हो रहा है। बट जब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाता है उसके बाद जो आपके जंक्शन है, यानी कि जो दोनों का क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जंक्शन बना हुआ था पीएन जंक्शन, वहाँ पे क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ह्यूज अमाउंट में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसकी वजह से इमीडिएटली करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो जिस वोल्टेज पे इंक्रीज कर रहे हैं उसी को आपने कहा था क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस समय आपकी जो करंट होगी उसकी वैल्यू को इमीडिएटली, अब करंट वोल्टेज बहुत चेंज नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी करंट की वैल्यू में क्या हो रही है, एक लार्ज इंक्रीजमेंट हो जाता है। ठीक, तो उसी को दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक आपका एवलांसी ब्रेकडाउन के टर्म में, दूसरा जेनर ब्रेकडाउन के टर्म में। अब इसके आते हैं बेटा, इसके यूजर्स क्या होते हैं। जो यूजर हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग पर्पजेज में यूज़ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। ठीक है, लाइट क्या होता है बेटा, इमिटिंग डायोड। ठीक है, जब हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ से लाइट का क्या होता है, इमिट होता है। आजकल एलईडी का क्या, ठीक है, हर जगहों पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंडीशन हो गया, उसी को हम लोग एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग क्या डायोड। उसके बेस पर जब हीटिंग होती है तो वहाँ से क्या हो रहा है, लाइट आपकी इमिट हो रही है, करंट सप्लाई आप देते हो। दूसरा आपका होता है, आपने फोटो डायोड पढ़ा होगा, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है बेटा, फोटो डायोड, लाइट की वजह से। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड सुना है, फोटो डायोड क्या होते हैं, आज यार तो किताब में आपके दिया होगा, फोटो डायोड। चलो जो पूछा जाना उसको सुन लीजिए। देखो फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने वाली लाइट की एनर्जी इतनी सफिशिएंट है, जो वहाँ से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर उससे ज़्यादा आपका है तो उस केस में वहाँ से क्या करेगा, आपका करंट क्या करेगा, पास आउट होगा या फ्लो करेगा। ठीक, इसी के बेस पर आप सोलर सेल बनाते हो। क्या बनाते हैं हम लोग बेटा, सोलर सेल। आज का सोलर पैनल का गवर्नमेंट बहुत सारी स्टाफ की क्या हो रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। ठीक है, क्योंकि आपका सन से जो रेडिएशन आ रहा है वो कैसा है, ऑलवेज मिलने वाला है, मतलब ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक, इसीलिए आज का सोलर पैनल क्या क्या किया जा रहा है, प्रमोट करे गवर्नमेंट। ठीक, अपने फैज़ाबाद में शायद अयोध्या में क्या बहुत लार्ज प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, आपको भी सप्लाई दी जाएगी, है ना। तो उस केस में क्या होता है, सोलर पैनल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लाइट क्या, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, तो वो कंडीशन आपकी होती है सोलर सेल। तो ये डिफरेंट पर्पजेज में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो लिख लीजिएगा ऐसे, नाम नोट कर लिए खाली। मेन एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, या डिफरेंट पर्पजेज में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं डायोड का। आप डायोड देखिए, पीएन जंक्शन डायोड वैसे तो मेनली हम लोग यूज़ करेंगे अभी रेक्टिफायर के फॉर्म में। अपने फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा। ठीक, मेन अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो जंक्शन डायोड का जो यूज़ किया जाता है मेनली हम लोग रेक्टिफिकेशन में करते हैं। बट यहाँ पे किन फॉर्म में आपका यूज़ करते हैं वो भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए यार, देखिए पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड हैविंग डिफरेंट पर्पजेस। यूजिंग डिफरेंट पर्पजेस। लिखिए लाइक, नाम लिख लो बेटा, फोटो डायोड, फोटो डायोड नाम नोट कर लीजिए, कमा लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड। अब देखो दोनों में अंतर है बेटा। लाइट इमिटिंग डायोड में डायोड से लाइट आपकी क्या होती है, इमिट होती है। डायोड से लाइट क्या होती है आपकी, इमिट होती है। जबकि जब हम लोग किस में, फोटो डायोड, तो वहाँ पे लाइट एनर्जी आपकी इंसिडेंट होती है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये दोनों में हमारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। हेलो, किस वजह से नहीं, हाँ कोई काम कर रहा होगा। अभी हमारे छोटे वाला और छोटे
उस केस में क्या होता है, दोनों का पर्पज़ क्या अपोजिट है। जब हम लोग फोटो डायोड की बात करते हैं तो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जब हम लोग लाइट इमिट डायोड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो हीट होकर फिर से क्या करता है, वहाँ से लाइट इमिट करता है। तो दोनों की वर्किंग कैसी है, अलग अलग है, ठीक है। दोनों में ही हम लोग डायोड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये हो गया लाइट इमिट डायोड, जीनर डायोड ईटीसी का। तो जीनर डायोड ईटीसी हो गया। अब हम लोग को जो पढ़ना है बेटा, आपने एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ा होगा, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। कितने लोगों को रेक्टिफायर क्या होता है, कितने लोगों को आइडिया है बेटा? रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर? एक एम्पलीफायर, एक रेक्टिफायर, दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। रेक्टिफायर किसे कहते हैं? रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर, बोलोगे? रेक्टिफायर क्या होता है बेटा? देखो, जो डीसी, एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को किस में, डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है रेक्टिफायर। एसी को किस में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं उसे टर्म देते हैं रेक्टिफायर। वो दो टाइप का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अब ये बता दो, कुछ तो याद रखो यार। हाफ वेव, आप खड़े हो जाओ भैया। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सिंगल डायोड का यूज़ होता है या डबल का? हाफ में सिंगल। अच्छा, और फुल में दो? अच्छा, दोनों डायोड एक ही रो में लगे होते हैं कि अलग अलग? किसी को याद आ रहा है बेटा? चलिए बैठिए, याद रखिए, इतना तो कम से कम पहले याद ही रखिए कि जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं तो वहाँ सिंगल डायोड यूज़ करते हैं, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दो डायोड यूज़ किया जाता है, ठीक। जब एक डायोड रिवर्स बायस में होता है, दूसरा फॉरवर्ड में, और जब एक फॉरवर्ड में होगा तो दूसरा रिवर्स में होता है, ठीक। मतलब एक हाफ साइकिल में एक फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा वाला फॉरवर्ड हो जाएगा और पहला वाला रिवर्स हो जाता है। इस तरह से दोनों में वो सप्लाई क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। तो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे जहाँ से पूछा जाना मिलती है। लिखिएगा, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक। जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, ठीक। तो जंक्शन डायोड जो होगा वो एज ए यूज़ करते हैं हम लोग किसमें बेटा, रेक्टिफायर के फॉर्म में। तो जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर के फॉर्म में जब आप यूज़ करेंगे तो उस केस में अगर आप क्या सिंगल डायोड यूज़ कर रहे हो तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगा। अगर आपका मल्टीपल डायोड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। दो डायोड अगर यूज़ करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, और अगर सिंगल करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, ठीक। तो लिखिएगा आप, रेक्टिफायर इज ए, रेक्टिफायर इज ए सर्किट which convert AC into DC, AC into DC. It is of two types. आप समझ लो बेटा, 60 में हम लोग लिख लेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो, जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेटा एक सिंगल डायोड आप यूज़ करते हैं। कैसे आप यूज़ करेंगे, सर्किट कैसे बनाएंगे, तो AC इनपुट दिया जाता है बेटा, AC क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक। इसे प्राइमरी कॉइल और इसे सेकेंडरी, ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। एक प्राइमरी कॉइल है, दूसरा कैसा होगा, सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक। ये
और ये हमारा हो गया पी एन जंक्शन डायोड हो गया, पी एन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, यहाँ से ये इनपुट लेते हैं, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। क्या लेंगे? आउटपुट। ये डीसी के काम में हमें मिलता है, इसका डीसी आउटपुट आपको मिलता है। ठीक, यहाँ से आप डीसी आउटपुट ऑपरेट करते हैं। कैसे करेंगे सुनना जरा, समझ लीजिए भैया। देखो, जब इस प्राइमरी वायर का मतलब टर्मिनल ये है, ठीक, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन से आपका दूसरे सेकेंडरी में क्या करेगा? करंट इंड्यूस होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारा करंट क्या होता है? जनरेट होता है। अगर जिस इंस्टेंट से ये पॉजिटिव पे होगा या नेगेटिव पे होगा, इसका इंडक्शन से होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, उल्टा होता है। ठीक, तो मान लो हमारा इनिशियल पहले हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव पे है, ये वाला नेगेटिव है। समझ लीजिए, नहीं तो पढ़ने से नहीं आएगा ये। ठीक, ये वाला पॉजिटिव पे है, ये वाला नेगेटिव पे है। अब आप खड़े हो जाओ जी। अगर ये वाला टर्मिनल बेटा पॉजिटिव पे है, ये वाला नेगेटिव पे है, तो हमें आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, पक्का है। और ये नेगेटिव पे और ये पॉजिटिव पे हो जाए तो नहीं मिलेगा। चलिए बेटा, सिर्फ लाइन हमें मतलब जब ये पॉजिटिव क्या पोटेंशियल पे होगा, उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पे होगा, तो ये एज ए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका होगा, और जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट अगर रेजिस्टेंस के थ्रू आपको ऑब्टेन करना है, क्या रेजिस्टेंस के थ्रू, ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया इसके थ्रू अगर आपको आउटपुट ऑब्टेन करना है, तो देखो पहले हाफ साइकिल में हम लोग ये इनपुट और आउटपुट साथ में बना दें जिससे आपको कंपेरिजन हो जाए। ये एसी इनपुट है, एसी क्या है बेटा? इनपुट है, और यहाँ से डीसी हम लोग लेंगे क्या? आउटपुट। आउटपुट क्या है आपका? डीसी है। इनपुट क्या है आपका? एसी है बेटा। एसी आप लोग सबने पढ़ा है, हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरह से अल्टरनेटली आपका क्या करते हैं हम लोग यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, टाइम के साथ वेरिएशन मिलता है। जब डीसी में करेंगे, डीसी की प्रॉपर्टी होती है वो या तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, या तो क्या होगा? नेगेटिव या तो, ठीक, नहीं तो फिर वहाँ पे ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होता है कि हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हो। ठीक, तो जनरली हम लोग पॉजिटिव ही मान के कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल जब बेटा मान लो ये ए है, ये बी है, ये टर्मिनल जब पॉजिटिव पे है तो उस केस में ये फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पी एन जंक्शन बेटा एज ए कंडक्टर काम करता है, और कंडक्टर की तरह काम करेगा तो करंट यहाँ से आपका पास आउट होगा। करंट यहाँ से क्या होगा? आपका पास आउट होगा। तो उस केस में करंट आपका यहाँ से क्या हो रहा है? पास आउट हो रहा है। ठीक, अब जब करंट आपका पास आउट होगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा आपका? एक सेकंड जरा सा, कितना अच्छा ठीक, अच्छा नहीं बच्चा अभी पहुंचा नहीं है, उसी गाड़ी में पहुंच गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं, ठीक, तो कंडीशन क्या होगा? जब हाफ साइकिल ये पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो पहले हाफ साइकिल में जब ये पॉजिटिव पे है, नेगेटिव पे है, तो कंडीशन आपको आउटपुट क्या मिलेगा? उस केस में ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। जब पॉजिटिव या नेगेटिव तो कंडीशन क्या होगी आपकी? फॉरवर्ड बायस। और जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका होगा तो करंट हमारा यहाँ से आउटपुट मिलेगा, ये आपको आउटपुट मिला बेटा। ठीक, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है? आउटपुट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव पे हो जाएगा बेटा, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव पे। ये नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। किसमें होगा? रिवर्स बायस। और जब रिवर्स बायस कंडीशन में होता है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। और जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे होगा तो यहाँ से कोई करंट आपका पास आउट नहीं होगा। नहीं होगा तो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो, यानी कि आउटपुट अगला हाफ साइकिल में आपका जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट आप लेते हो
अगले में अगेन ये पॉजिटिव पे आएगा, ये नेगेटिव पे, फिर ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो अगेन क्या मिलेगा आपको, आउटपुट फिर से मिलेगा। इस तरह से बार बार हमारी साइकिल क्या होती है, रिपीट होती है। एक हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलेगा, अगला हाफ जीरो, फिर हाफ मिलेगा, फिर जीरो। तो ये प्लस हाफ वाले में मिला, माइनस हाफ वाला क्या हो गया आपका जीरो। क्योंकि 50% ही देखो जो यहाँ पे आपका 50% क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डीसी में। इसीलिए हम लोग कह देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहा जाता है, हाफ वेव। यानी इनपुट जो दिया था बेटा उसका आधा पोर्शन हमारा क्या हो रहा है, रेक्टिफाई हो रहा है, आधा पोर्शन हमारा रेक्टिफाई नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग टर्म क्या देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कह देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या देते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आपको सिंगल डायोड की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हाफ साइकिल में जब आपका ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो आउटपुट मिलेगा, जब रिवर्स में होगा तो आपका आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो अल्टरनेटली हमें आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो क्या लिखा था बेटा आपने, लिखा है, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर लिखिए, when the PN junction diode, when the PN junction diode, when the PN junction diode rectify half of the AC wave, half of the AC wave, then it is called half wave rectifier, then it is called half wave rectifier, then it is called half wave rectifier. In half wave rectifier, नहीं कहीं लिखिए, in half wave rectifier, in half wave rectifier, in half wave rectifier, a single PN junction, a single PN junction is, in half wave rectifier, a single PN junction is, PN junction is, in half wave rectifier a single PN junction is used। हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक सिंगल PN जंक्शन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल PN जंक्शन इज यूज्ड एज शोन। अब ऐसे बना लीजिए, अब एक लाइन और लिख लीजिए तब फिर बना लीजिए। देखिए when PN junction diode, when PN junction diode is in forward bias condition, when PN junction diode is in forward bias condition, when PN junction diode is in forward bias condition, forward biased condition beta, forward biased condition, then output is obtained, output is obtained, and in next half cycle, and in next half cycle, when it is in reverse bias condition, when it is in reverse bias condition, output will be zero, output will be जीरो। ठीक, तो जब रिवर्स बायस कंडीशन होगा नेक्स्ट हाफ साइकिल में तो आउटपुट की वैल्यू जीरो। जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा बेटा तब आउटपुट हमें क्या होगा, ऑब्टेन होता है। तो वहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो कब आपको मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसके बेस पर आप यहाँ पे नोट कर लेते हैं। डायग्राम बना लीजिए जिसने हमने बनाया है, जल्दी करिए। तो रिवर्स बायस कंडीशन में आउटपुट आपको ऑब्टेन होता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आउटपुट आपको ऑब्टेन नहीं होता है। ठीक, ठीक है, एक कंडीशन आपका फॉरवर्ड का हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा, रिवर्स का हो गया। ठीक, हाँ हाँ ठीक है बेटा।
या इसका ये नहीं चलेगा, है ना। AC इतना एंटर करेगा, DC इतना निकलेगा। ऊपर वाला क्या है, AC इनपुट दिखा रहा है, और नीचे वाला क्या, DC आउटपुट दिखा रहा है बेटा। रेक्टिफायर में पूरा बात है। जो देख रहे हैं अब यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा बेटा वो कांस्टेंट नेचर का होगा या पल्सेटिंग नेचर का होगा। जो आउटपुट डीसी आपको मिल रहा है वो कांस्टेंट होगा या पल्सेटिंग होगा। पल्सेटिंग का मतलब जो रुक के क्या करेगा, मिलेगा, कांस्टेंटली नहीं मिलेगा। है तो डीसी, लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है, हाफ साइकिल के लिए आउटपुट 0 मिल जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा the output voltage obtained across the load resistance, the output voltage obtained across the load resistance is not constant but pulsating in nature. Pulsating in nature. देखिए हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा द एवरेज, वैसे हमें जो मेनली पूछा जाता है आरएमएस वैल्यू पे बनता है, बट लिख लीजिए। देखिए द एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल, द एवरेज आउटपुट इन वन साइकिल average output in one cycle is given by IDC, यानी DC की जो वैल्यू होगी वो I0/पाई के बराबर है। IDC की जो वैल्यू आएगी I0/पाई एंड VDC, DC जो वोल्टेज मिलेगा ये V0/पाई के बराबर होगा। मतलब जो एवरेज वैल्यू आपका होगा यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के टर्म में, ठीक है, वन साइकिल के लिए वो वैल्यू क्या आएगी, I0 पी की वैल्यू जो आपकी है अपान कितना, पाई के बराबर होता है। ठीक, और I0 की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा बेटा, I0 की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, I0 की जो वैल्यू होगी वो V0/टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस में आपको मिलेगा एक तो लोड रेजिस्टेंस और प्लस क्या, जो पीएन जंक्शन है। ठीक, अगर वो आइडियल माना जाता है तब उस केस में हम लोग 0 लेते हैं, अदरवाइज उसके रेजिस्टेंस को दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस यानी वहीं नीचे लिख लीजिएगा। देखिए I0 इक्वल टू हो जाएगा, वहीं नीचे कर लो, I0 इक्वल टू I0 की पीक वैल्यू जो मिलेगी V0/, ऐसे जो पीक का की वैल्यू मिलेगी बेटा I0 इक्वल टू V0/। देखो इसका फॉरवर्ड बायसिंग का जो रेजिस्टेंस होगा R फॉरवर्ड प्लस RL मतलब जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया है, इन दोनों के क्या रेशियो के बराबर होगा, यानी V0/RF प्लस RL के क्या होगा, रेशियो के बराबर होगा। और जब DC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, DC की वैल्यू निकालेंगे, तो DC की वैल्यू आपने क्या निकाला है, अगर आपको VDC निकालना है तो V0/, क्या लिखा है, पाई लिखा है, और V0 को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, V0/, जब DC की वैल्यू निकालेंगे, जैसे वहाँ से निकाला था आपने VDC अगर V0/पाई, तो V0 के टर्म में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो वही आ जाता है V0/पाई 1 + RF/RL के बराबर आता है बेटा। ठीक, तो लिख लीजिए चाहे वो भी VDC इक्वल टू V0/पाई बैकेंड 1 + RF/RL, ऐसे VDC इक्वल टू V0/पाई 1 + RF/RL। यहाँ से डिटरमाइन करते हैं फिलहाल, अगर डाटा रख के निकालना होता है तो। नीचे लिख लीजिएगा नेक्स्ट लाइन से डाल के द RMS आउटपुट, चूँकि जो वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं वो RMS वैल्यू मेजर करेंगे बेटा। द RMS आउटपुट
द RMS आउटपुट लिखिएगा IRMS इक्वल टू IRMS, क्योंकि वहाँ पे जब कंप्लीट होता था AC के लिए लेते थे तो हम लोग I0/√2 लेते थे। यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, हाफ पार्ट हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे I0/√2 के बजाय 2 आता है। तो लिखिएगा RMS आउटपुट IRMS इक्वल टू I0/2 एंड VRMS इक्वल टू V0/2 हो जाएगा बेटा। IRMS की जो वैल्यू होगी ये I0/2 एंड VRMS की वैल्यू V0/2। कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे हम लोग V0/√2 और I0/√2 करते थे, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए बात की जा रही है। ठीक हो गया, चलिए तो ये केस आपका होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं, नोट कर लीजिए जैसे। एक टर्म आता है, खाली पॉइंट लिख लो, एक बार पूछा गया है। ठीक है, रिपल फैक्टर आता है। ठीक, तो जो रिपल फैक्टर होता है IAC और IDC का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग टर्म देते होता है रिपल फैक्टर। ठीक, RIPPLE, नोट कर लो बेटा, रिपल फैक्टर। ठीक, नीचे रिपल फैक्टर R इक्वल टू होता है IDC अपान IAC अपान IDC बेटा, IAC अपान IDC, IAC अपान IDC, और यही वैल्यू लगभग कर लीजिएगा 1.21 आता है। 1 इक्वल टू कर लो, इक्वल टू 1.21। तो रिपल फैक्टर जो होता है यहाँ पे जब लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में 1.21 के अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है। ठीक, हो गया। चलिए, अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इफ़िशियंसी ऑफ डायोड क्या होता है, तो यहाँ पे आउटपुट अपान इनपुट का जो रेशियो होता है, हर जगह इफ़िशियंसी हम लोग लेते हैं, जब परसेंटेज इफ़िशियंसी लेते हैं तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100। किसी भी सिस्टम, किसी भी मशीन, कोई भी यंत्र है, उनका बेटा जो परसेंटेज इफ़िशियंसी निकाला जाता है, तो आउटपुट अपान इनपुट इंटू क्या होता है 100। पावर की बात करेंगे, पावर इफिशियंसी आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, किसी भी टर्म में जब भी इफिशियंसी निकालना होता है तो उसकी आउटपुट वैल्यू अपान इनपुट वैल्यू इंटू 100, ठीक है, जो परसेंटेज इफिशियंसी देता है। तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इफिशियंसी की, इसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो ये होगा P आउटपुट अपान P इनपुट इंटू कितना 100, और ये जो वैल्यू आपकी आती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिलता है 40.6। कितना आता है 40.6। जब हमारा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू उसके फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, फार्मूला लिख लीजिए तब बन पाए। लिखिएगा इफिशियंसी, इफिशियंसी लिखिएगा द परसेंटेज इफिशियंसी, द परसेंटेज इफिशियंसी इज गिवन बाई ऐसे। परसेंटेज अगर इफिशियंसी निकालेंगे बेटा तो P आउटपुट अपान क्या P इनपुट इंटू कितना 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज इफिशियंसी। P आउटपुट अपान P इनपुट इंटू 100 को क्या कहते हैं हम लोग, परसेंटेज इफिशियंसी कहते हैं। तो P आउटपुट अपान P इनपुट इंटू 100 जो होगा वो कहलाएगा हमारा क्या, परसेंटेज इफिशियंसी कहलाता है। फार्मूला आता है बेटा वही लिख लिया, इक्वल टू 40 पॉइंट, यही जगह लेंगे, यही इक्वल टू होता है 40.6 अपान 1 प्लस RF अपान RL। ये RF है बेटा, RF होता है फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस जो आपका है। तो परसेंटेज इफिशियंसी के लिए दो फॉरवर्ड सीधे आउटपुट इनपुट दिया था वहाँ से, अदरवाइज 40.6 1 प्लस RF अपान RL। RF हो गया रेजिस्टेंस आप फॉरवर्ड बायस की जंक्शन, और RL हो गया जो लोड रेजिस्टेंस आप लगाते हैं। यहाँ दो सिचुएशन मिलता है बेटा। पहला मिलता है अगर RF की वैल्यू वेरी स्मॉल हो RL की तुलना में, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हमारा पावर बायस रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी स्मॉल हो तो उस कंडीशन में हम लोग RF अपान RL की वैल्यू इग्नोर कर देंगे
तो वैल्यू हमारा 40.6 के बराबर आ जाता है। और दूसरा पॉइंट कंडीशन अगर बनते हैं, अगर RF और RL दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इनका रेशियो 1 तो 1 + 1 बराबर 2, तो 2 से डिवाइड कर 40.3 आ जाता है। तो 2 कंडीशन पूछी जाती है आपको, तो लिखिएगा, बोले देखो इफ़ RL मच ग्रेटर देन RF, नोट कर दें हम। अच्छा देखो देखो, अगर इस फार्मूले पे यहाँ से जो आप निकाल रहे हो, यहाँ पे बोला जाए कि RL लोड रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन क्या है, RF फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, तो इसको बेटा इसकी रेशियो वेरी स्मॉल होगी, तब इसे हम लोग ये 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे। और जब इग्नोर कर देंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी की जो वैल्यू आती है 40.6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40.6% आ जाएगा, ठीक। और सेकेंड कंडीशन होता है इफ RL इक्वल टू कितना हो जाए RF, अगर दोनों बराबर हो जाए, अगर दोनों बराबर होंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो आपको मिलेगा, देखो 40.6 अपॉन 1 प्लस RF और RL बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका रेशियो 1 + 1 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.3%। अगर आपको RF और RL इक्वल है बेटा मैग्नीट्यूड में, तो उस केस में आपको एफिशिएंसी जो आपकी होगी परसेंटेज 20.3% होगा किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक, आउटपुट पावर एफिशिएंसी। और अगर आपका क्या है RF की वैल्यू मच स्मॉलर देन RL है तो आपकी एफिशिएंसी 40.6 होता है। इसीलिए ट्राई ये किया जाता है कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू वेरी लार्ज रखी जाती है। जब लार्ज रखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू अगर लार्ज है तो हम लोग यहाँ इग्नोर कर देंगे, तो एफिशिएंसी दोनों मिल जाती है इसके रिस्पेक्ट में। अगर दोनों कंपेरेबल वैल्यू है तो उस केस में क्या हो जाता है, और भी घट जाता, आधा हो जाता है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन ऐसे डिजाइन कर दिया जाए, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी द वैल्यू ऑफ RL विल बी, क्या कहेंगे, मच ग्रेटर देन RF से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। इसीलिए ऐसा डिजाइन किया जाता है। आइडियल जब हम लोग लेते हैं तो पीएन जंक्शन को इसीलिए आइडियल वाले में हम लोग 0 मान लेते हैं, वैसे 0 होता नहीं प्रैक्टिकली, पर 0 कंसीडर कर लिया जाता है आइडियल केस में। और जब 0 मान लिया जाता है तो वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक। चलिए आगे लिखेंगे, समझ गए बेटा। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, वो भी लिख लीजिए डाटा, कुछ ऐसे हैं जो फ्रीक नंबर देते हैं, अगर आ जाते हैं। लिखिए फॉर्म फैक्टर, बेटा FORM, फॉर्म फैक्टर, ये IRMS अपॉन IDC का जो वैल्यू होता है उसी को फॉर्म फैक्टर कह लेते हैं। तो लिख लीजिएगा फॉर्म फैक्टर इक्वल टू, फॉर्म फैक्टर, ये सब फ्री के क्वेश्चन है बेटा, अगर आ गया तो कुछ भी समय लगता नहीं, बट आपको आना चाहिए, ठीक। तो सीधा हमारा क्या IRMS अपॉन IDC का जो रेशियो होता है ये फॉर्म फैक्टर कहलाता है। और यही वैल्यू हमारी π/2 के बराबर आता है। पाई की वैल्यू कितना होता है बेटा, 3.14 अपॉन 2, तो डिवाइड करोगे तो 1.57 यानी 1.57 आता है। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जब लेते हैं तो 1.57 के बराबर आता है। समझ गए, तो इतने पॉइंट्स यहाँ से डिजाइन किए जाते हैं। मेनली जो फ्लो सिंपल सा बनता है तो कितने यहाँ डायोड यूज होते हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन कितना होगा उसके बेस पर आप पता कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप फुल वेव रेक्टिफायर, हेडिंग करेंगे बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर, हेडिंग करिए, हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। चलिए देखिए, जब फुल वेव रेक्टिफायर की आप बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर की हम लोग बात करते हैं, तो उस केस में आपको जो डायोड यूज़ करते हैं वो कितना 2 डायोड यूज़ करेंगे। अंतर कितना हो जाता है ऐसा समझ लो, यहाँ पे एक सिंगल डायोड यूज किया था, यहाँ पे डबल आप यूज करेंगे, ठीक। अब अंतर क्या, लोड रेजिस्टेंस
पहले हम लोग जो अप्लाई कर रहा था यहाँ पे किया था, आगे जो लोड रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई करते हैं वो इनके बीच में करेंगे। लोड रेजिस्टेंस करेंगे बेटा, ठीक। जंक्शन डायोड एक ही है, इसे D1 कह लो और इसे हम D2 कह देते हैं। डायोड D1, दूसरा डायोड D2 हो गया, ठीक। अब जरा समझेंगे फिर से एक बार। जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करोगे तो उसके अंदर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में यानी कि दोनों पार्ट आपका कन्वर्ट होगा डीसी में। कैसे कन्वर्ट होता है जरा समझ लीजिए बेटा। जब पहले हाफ साइकिल में सपोज दैट डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में यानी पॉजिटिव पे है, D2 नेगेटिव पे होगा। जब ये पॉजिटिव पे होगा बेटा तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाएगा, और ये नेगेटिव वाले पे होगा तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में होगा। तो जब ये फॉरवर्ड में है तो ये वाला कहाँ पे होगा, रिवर्स बायस होगा। तो करंट यहाँ से जाएगी, करंट क्या करेगी, यहाँ से पास होगी, और यहाँ से आने वाली जो करंट होगी इधर से कैसा रिवर्स बायस से जाएगा नहीं, तो ये इधर से पास आउट होता है। इधर से पास आउट होगा तो हमें आउटपुट जो होगा इसके थ्रू क्या मिल जाएगा, आपको आउटपुट हमें मिल जाता है। क्या मिलेगा, आउटपुट हमें इसके थ्रू डीसी मिलेगा, ठीक। अगले हाफ साइकिल में ये नेगेटिव पे तब वाला ये क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव पे हो गया, ये पॉजिटिव पे हो गया बेटा, तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। आपके बार यहाँ से करंट नहीं पास आउट होगा, नीचे वाले सर्किट से करंट पास होगा, और जब नीचे वाले से करंट पास आउट होगा फिर इधर तो रिवर्स में ही जाएगा नहीं, ये यहाँ से मूव करेगा। समझ नहीं है बेटा, कंसंट्रेट रहिए, नहीं तो ये सब बना के आप अगर एक बार समझ लिए तो कहीं भी बना के आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और रटोगे तो बार बार वो गलत नहीं होता है, ठीक। इससे जब चीज़ें समझाई हैं तो बड़ा कंसंट्रेट होकर सुना करिएगा, सुनेंगे जरूर सीखेंगे, बट अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक। मैं समझा रही हूँ आप, नींद आ रही है, नींद इसीलिए आ रही है कि आप कंसंट्रेट नहीं हो, है ना, पड़ता है आप, हाँ वैसे मुँह धुला ही है। चलिए देखिए, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले हाफ साइकिल में से पॉजिटिव पे लिया, तब ये फॉरवर्ड में है, तो इसकी वजह से आउटपुट आपको मिलेगा। ये उस टाइम पे रिवर्स में था, सेकंड हाफ साइकिल में ये बेटा किस में हो गया, रिवर्स में, तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड में हो गया। ये फॉरवर्ड में हो गया तो अब यहाँ से करंट पास आउट मिलेगा। यानी कि पहले वाले में जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लिया था तो केवल हाफ साइकिल में आपको आउटपुट मिलता था, अभी हाफ साइकिल D1 देगा, अगले हाफ साइकिल में कौन देगा, D2। तो एक आपका हो गया D1 की वजह से, अगला हाफ साइकिल किसकी वजह से होगा, D2, फिर किसकी वजह से D1, फिर किसकी वजह से होगा, D2 की वजह से। इस तरह से अल्टरनेटली D1 D2 D1 D2 आपको आउटपुट क्या मिलेगा, मिलता रहेगा, ठीक। अल्टरनेटली आपको आउटपुट मिलता है, तो क्योंकि कंप्लीटली आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा मिल रहा है, कहीं पे देखो बैकअप नहीं है, इसलिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर कहेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर कह लेते हो। जल्दी से करिए सर, आ गए हैं। इसी वजह से नाम क्या देते हैं बेटा आप लोग इसको, फुल वेव रेक्टिफायर। तो लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, दो लाइन तब करिए। देखिए, इन फुल वेव रेक्टिफायर, both half AC input, मतलब हाफ साइकिल ऑफ AC input, both half cycle of AC input will be converted into DC, देखिए, for this purpose 2 TWO2, for this purpose 2, ठीक। PN junction diodes are 2 PN junction diodes are used in the circuit as shown. PN junction diode are used in the circuit as shown, ठीक। 2 PN junction diode का यूज करते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है। जल्दी से नोट कर लो।
डायग्राम बना लेना। हो गया। अब यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा यहाँ पे जो होगा ना, जो वैल्यू एफिशिएंसी वगैरह है उसको क्या हो जाएगा, दूनी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे आधा होता था, यहाँ पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डी प्लस D1 D2 DD नहीं है, पहला D1, ये डायोड D1 है, ये वाला डायोड क्या है, D2 है। एक हाफ मिलेगा D1 की वजह से, अगला हाफ D2, फिर अगला D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2, इस तरह से अल्टरनेटली चेंज होता रहेगा। जल्दी करो बेटा। ये सब परसेंट हाँ बोले लिख लें, वही सब कुछ है। नहीं, आउटपुट वैल्यू बदल जाएगी, दूना हो जाएगा। ठीक, फार्मूला वैसे ही बनेगा, लेकिन क्या वैल्यूज जो होंगी वो दूनी हो जाएगी। नीचे लिखा बेटा, हो गया, लिखिएगा। अगर एवरेज आउटपुट हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे, नीचे लिखिए द एवरेज आउटपुट। एवरेज आउटपुट देखो, जैसे वहाँ पे लिखा था वी एवरेज इक्वल टू वी नाट अपान पाई लिखा था बेटा ना, यहाँ पे वी नाट अपान 2 वी नाट अपान पाई हो जाएगा। तो लिखिएगा वी एवरेज इक्वल टू, नीचे लिखो बेटा फार्मूला बनाओ, वी एवरेज इक्वल टू 2 वी नाट अपान पाई एंड आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नाट अपान क्या पाई, 2 आई नाट अपान पाई। हाफ वेव का जस्ट डबल हो जाएगा सब। ठीक, आगे बी डी सी इक्वल टू, नीचे लिखो फार्मूला दूसरा, बी डी सी इक्वल टू, अरे बीच में लिखते हैं फार्मूला बेटा, बी डी सी इक्वल टू, वहाँ पे लिखा था वी नाट अपान कितना पाई वगैरह 1 प्लस आर एफ अपान आर एल, यहाँ पे 2 वी नाट अपान पाई, बी डी सी की वैल्यू जो हो जाएगी, हमने मिटा दिया था, बी डी सी बराबर क्या आएगा, 2 वी नाट अपान पाई वगैरह 1 प्लस आर एफ अपान आर एल। वहाँ पे वी नाट अपान पाई 1 प्लस आर एफ अपान आर एल था, उसी का जस्ट डबल का देना। हर डाटा जो है फार्मूला वैसे रहेगा, बस डबल वैल्यूज हो जाएंगी। अगला लिखिए आर एम एस आउटपुट, जल्दी करो, आर एम एस आउटपुट, नेक्स्ट लिखो आर एम एस आउटपुट क्या आया था बेटा, वहाँ पे लिखा था वी आर एम एस की वैल्यू वी नाट अपान 2, यहाँ पे दोनों से मिलेगा तो वी नाट अपान √2 आएगा, एक्चुअल जो वैल्यू मिल जाती है। तो लिखिए वी आर एम एस इक्वल टू वी नाट अपान √2 एंड आई आर एम एस इक्वल टू आई नाट अपान √2, वी आर एम एस इक्वल टू वी नाट अपान √2 एंड आई आर एम एस इक्वल टू आई नाट अपान √2। देखिए रिपल फैक्टर वहाँ कितना लिखा था, रिपल फैक्टर जब वहाँ पे लिखा था तो कितना लिखा था बेटा, ठीक है। जब आपने वहाँ पे रिपल फैक्टर बनाया था, देखो लिखा था आपने आई डी सी अपान 1.21 आया था ना। यहाँ पे रिपल फैक्टर में लिखेगा, ये वैल्यू हमारी चेंज होती है, रिपल फैक्टर इक्वल टू उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको वैल्यू मिलेगी। तो रिपल फैक्टर लिखिए आर इक्वल टू 0.48 या 48% रिपल फैक्टर, और रिपल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हो गया, रिपल फैक्टर क्या होगा, 0.48 या 48% बेटा। लिखिएगा यहाँ पे इफिशिएंसी, वहाँ पे इफिशिएंसी कितना लिखा था, 40.6 लिखा था ना। तो लिखिएगा इफिशिएंसी, लिखिएगा 40.6 का दूना करोगे तो 81.2 आएगा, 81.2 अपान 1 प्लस आर एफ अपान आर एल,
इफिशियंसी जो होगी परसेंटेज 81.2 अपान 1 प्लस आर एफ अपान आर एल, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ये हो गया 81.2 अपान 1 प्लस आर एफ अपान आर एल। आर एफ अपान कितना आर एल। यहाँ भी जब होगा अब की बार अगर आर एल की वैल्यू आर एल की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन आर एफ है, जैसे यहाँ लिखा था, एफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी ना 81.2%, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा 40.6%, उसी का आधा हो जाएगा, डाटा उसी का क्या हो जाएगा यहाँ आधा हो जाएगा। अब इतना कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर और कौन सा फुल वेव रेक्टिफायर, क्या इनके एप्लीकेशंस होंगे कल हम लोग आगे कर लेंगे। एक रेक्टिफिकेशन हो गया, फिर आपका पीएन जंक्शन हो ही गया है, ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ के, और थोड़ा एक बार घर पे पढ़ के आइए। किसका साइन नहीं हुआ है बेटा, बिना साइन वाला कौन है, बैठे तो और लोग हैं, इसमें एक लोग कम दिख रहे हैं। अच्छा 4 रिपीट कर दिया, चलिए तभी वो काउंटिंग होगी।